हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3। ये वीडियो काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मानव और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स गिवन हैं। ये वीडियो काफ़ी सिंप्लीफाइड होगा। चैप्टर 3 आपको पूरा समझ में आएगा, इसीलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है पार्ट 1। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ स्टूडेंट्स, ये ना केवल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं दिल्ली के बारे में। कैसे दिल्ली में किंगडम इस्टेब्लिश हुए, कैसे वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनकर सामने आया। आप याद करिए, चैप्टर 2 में जब हमने पढ़ाई की थी तो देखा था कि सदर्न जो पार्ट था इंडिया का, वहाँ पर कावेरी डेल्टा में काफ़ी बड़े बड़े किंगडम बनकर सामने आए थे, लेकिन वहाँ कहीं भी दिल्ली का मेंशन नहीं था। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हम उस चैप्टर को कवर कर रहे थे, हम उस वक्त बात कर रहे थे 7th सेंचुरी के आसपास की, और दिल्ली ने इम्पोर्टेंस गेन करना शुरू की थी 12th सेंचुरी के आसपास। दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बना था तोमर राजपूत्स की, उसके बाद चौहान्स ने उन्हें हरा दिया और फिर दिल्ली को चौहान्स ने अपना कैपिटल बना लिया। यही वो वक्त था जहां से दिल्ली की इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हुई और ये एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनकर सामने आया। यहाँ पर काफ़ी रिच जैन मर्चेंट्स रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवा लिए थे। यहीं पर कॉइन्स मिंट किए जाने लगे, मतलब जो सिक्के होते हैं इन्हें बनाया जाने लगा और ये काफ़ी बड़ी सर्कुलेशन में आ चुके थे। इसके बाद जो दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एज अ इम्पॉर्टेंट कैपिटल जब बनी, जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। अभी हम टेबल 1 में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली को एज अ इम्पॉर्टेंट कैपिटल डेवलप किया था। यही वो वक्त था जहाँ से दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन होने के बाद दिल्ली की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। आप देख सकते हैं मैप 1 में दिल्ली, एक कोहना, सीरी और जहाँ पनाह को, ये सारी वो जगह है जो इसी सल्तनत के टाइम पर डेवलप हुई थी। फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, यहाँ हम जानेंगे कुछ बातें दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में। Although inscription, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are history's Tawarikh written in Persian, the language of administration under Delhi Sultans. Students, यहाँ आप आके कुछ हद तक कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं आपको इजीली समझाता हूँ। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, इससे हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं हिस्ट्रीज़। अब पर्शियन लैंग्वेज में हिस्ट्री को अगर सिंगुलर वे में कहना होता था तो वो कहलाता था तारीख, और अगर उसे प्लूरल में कहना होता था तो वो कहलाती तवारीख। याद रखिएगा, तवारीख ये हिस्ट्रीज़ के लिए प्लूरल फॉर्म है और तारीख ये हिस्ट्री के लिए सिंगुलर फॉर्म है, और ये पर्शियन लैंग्वेज में कहलाता है। पर्शियन वही लैंग्वेज है जो दिल्ली सुल्तान्स इनके टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है। अब ये तवारीख के जो ऑथर्स हैं ये कौन होते थे? ये सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे और कोर्टियर्स होते थे। कोर्टियर्स मतलब जो उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहने वाले लोग होते थे जो काफ़ी नॉलेज रखते थे, उन्हें कहा जाता था। ये सारे के सारे इवेंट को काउंट करते थे और रूलर्स को एडवाइस करते थे गवर्नेंस के लिए, और उनको इम्पोर्टेंस बताते रहते थे रूल के बारे में। यहीं पर फ़क्र ए मुदब्बिर, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा था जस्टिस के बारे में 13th सेंचुरी में। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और जो सैनिक हैं उनका काम बिना सैलरीज़ के नहीं चल सकता, और जो सैलरीज़ आती हैं ये आती हैं टैक्सेस से, वो टैक्स जो कि फार्मर्स मतलब पीसेंट्स से कलेक्ट किया जाता था। लेकिन किसान भी तभी उस टैक्स को चुका सकते थे जब वो हैप्पी हों
और प्रॉस्परस हों। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब एक राजा प्रमोट करेगा न्याय मतलब जस्टिस को और ऑनेस्टी को मतलब ईमानदारी को। स्टूडेंट्स, आइए अब हम पढ़ते हैं द रूलर्स ऑफ दिल्ली। हम इसकी शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ से दिल्ली की इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हुई थी, जहाँ से वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनकर सामने आया था। इसकी शुरुआत की गई थी राजपूतों के द्वारा। राजपूतों में तोमर्स ने इसे इनिशिएट किया था। इसे इनिशिएट किया गया था अर्ली 12th सेंचुरी में, जो कि चला था 1165 AD तक। इसके बाद इनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे अनंगपाल। इसके बाद तोमर्स को हराकर सत्ता ले ली थी चौहान्स ने। चौहान्स इनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने रूल किया था 1175 से लेकर 1192 तक। इसके बाद 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकेंड में इन्हें मोहम्मद गौरी के द्वारा हार का सामना करना पड़ा था, और इसका कारण था इनके एक रिलेटिव जयचंद, जिन्होंने धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद इनकी सत्ता चली गई थी हाथ में इनके एक गुलाम की, मतलब जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने अपना एक गुलाम छोड़ा था जो दिल्ली की देखरेख कर रहा था। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है 1206 में, और ये सत्ता चली जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, और यहीं से शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी की। कुतुबुद्दीन ऐबक वही हैं जिन्होंने कुतुब मीनार की फाउंडेशन को ले किया था। इसके बाद इनका बेटा इल्तुतमिश, इन्होंने सत्ता को संभाला और इन्होंने रूल किया 1210 से लेकर 1230। इल्तुतमिश के बाद सत्ता आती है रजिया सुल्तान के हाथ में। ये वही रजिया सुल्तान है जिन्हें भारत की पहली मुस्लिम क्वीन भी माना जाता है। इसके बाद पावर जाती है गियासुद्दीन बलबन के हाथ में। इनके हाथ से सत्ता छीन ली जाती है खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद इन्हें ओवरटेक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद जो आए थे वो थे मोहम्मद तुगलक, और इनके बाद इनके सक्सेसर थे फिरोज शाह तुगलक। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चली थी, और तुगलक डायनेस्टी चली थी 1320 से 1414 तक। इसके बाद शुरुआत होती है सैयद डायनेस्टी की, जो कि ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाई। इसके फाउंडर थे खिज्र खान, और सैयद डायनेस्टी ने रूल किया था 1414 से 1451 तक। इसके बाद इनकी डायनेस्टी को ओवरटेक किया गया लोधीस के द्वारा। इन्होंने इसे ओवरटेक किया था 1451 में, जो कि चली थी 1526 तक, और इसके फाउंडर थे बहलोल लोधी। चलिए आइए और जानते हैं इन तवारीख के ऑथर्स के बारे में। ये मेन सिटी दिल्ली के आसपास ही रहते थे, और ये बहुत ही मुश्किल था कि वो किसी गांव में रहते रहे होंगे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये जो ऑथर्स थे ये सुल्तान की हिस्ट्री इसलिए लिखा करते थे क्योंकि उन्हें एक आशा होती थी कि उन्हें आगे चलकर वेल्थ और रिच रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये ऑथर्स जो होते थे ये रूलर्स को एडवाइस किया करते थे। किस बेसिस पे? वो उन्हें समझाते थे कि एक आइडियल रूल तब हो सकता है जो बर्थ राइट के हिसाब से हो और जेंडर डिस्टिंक्शंस के हिसाब से हो। मतलब वो उन्हें ये समझाते थे कि अगर आप किंग हैं तो आपका बेटा भी किंग ही होगा, और ऐसे ये हायरार्की चलती रहेगी, और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बेस में। मतलब फीमेल्स से सुपीरियर शो किया जाता था मेल्स को। मतलब डोमिनेंस जो होगा वो मेल प्रिविलेंसी पर ही बेस होगा। यहाँ आइए और जानते हैं बर्थ राइट के बारे में। बर्थ राइट प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन द अकाउंट ऑफ बर्थ। जैसा कि मैं आप सबको समझा चुका हूँ, राजा का बेटा ही राजा होगा। जेंडर डिस्टिंक्शंस, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन। यहाँ पर विमेंस को दबा दिया जाता था और मेल को डोमिनेंट दिखाया जाता था। किस बेसिस पर? सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बीच में, ऐसा दिखा के कि जो मेल हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं विमेन से। अब आगे बढ़ते हैं। 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश था उनकी डॉटर रजिया, इन्हें सुल्तान बना दिया गया। लेकिन ये जो क्रॉनिकलर हैं मिनहाज सिराज, ये समझ तो चुके थे कि ये जो रजिया है ये काफ़ी पोटेंशियल है इसमें रूल करने का, ये काफ़ी
एबल है और क्वालिफाइड है अपने ब्रदर्स से, लेकिन इसके बाद भी वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे रजिया को एज अ क्वीन। और इसी के साथ साथ उनके साथ में जो नोबल्स होते थे वो भी खुश नहीं थे रजिया के इंडिपेंडेंट रूल से। इसी वजह से 1240 में रजिया को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। मिनाज-ए-सिराज एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकलर हैं जिनके एविडेंसेस को, जिनके सोर्सेस को काफ़ी हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। हिस्ट्री को लेकर उनके अपने थॉट्स थे और उनका एक थॉट था रजिया को लेकर जो कि काफ़ी डिस्कस किया जाता है। आइए जानते हैं कि उनका थॉट क्या था। उनके हिसाब से जो गॉड ने सोशल ऑर्डर बनाया है वो मेल डोमिनेंट है, उसमें जो डोमिनेंस होगी वो मेल की होगी और एक वीमेन वो हमेशा सबऑर्डिनेट होती है किसके, मैन के। और अगर ये सोशल ऑर्डर विमेंस के हाथ में चला जाता है, मतलब क्वींस के हाथ में चला जाता है, तो ये उस सोशल ऑर्डर के खिलाफ हो जाएगा जो कि भगवान ने या गॉड ने बनाया है। देयरफॉर ही सेड in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? मतलब जो गॉड क्रिएशन का रजिस्टर है उसमें जो फीमेल्स हैं उनकी क्वालिटीज़ एज अ डोमिनेंट पर्सन, एज अ रूलर नहीं आती, तो आखिर क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी क्वालिटीज़ का। मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो, कि इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं एक वेमेन में होती हैं लेकिन उनके अंदर एक रूलर वाली क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, तो आखिर इतनी सारी क्वालिटीज़ का फ़ायदा क्या। आगे बढ़ते हैं। ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वॉज डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। रजिया ने इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में हमेशा ये दिखलाया है कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यहीं पर कुछ मिलते जुलते केसेस हैं लेकिन रजिया का एकदम ऑपोजिट है। दिस वॉज वन इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी ऑफ काकात्या डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। जो आज का आंध्र प्रदेश है वहाँ पर वारंगल में काकात्या डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, वहाँ पर रुद्रमा देवी थी। वैसे साउथ में एक मूवी भी बनी हुई है रुद्रमा देवी, लेकिन वो इतनी रिलायबल सोर्सेज नहीं होते हैं, इसीलिए अभी आप ये समझिए कि जो रुद्रमा देवी थी उन्होंने अपना नाम बदल कर अपने आप को एज अ मैन प्रिटेंड करते हुए अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। एक और क्वीन थी दिद्दा जो कि कश्मीर में रूल किया करती थी। उसका टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नाम आया है दीदी से। दीदी आप जानते होंगे हम एल्डर सिस्टर को कहते हैं इसी से, लेकिन ये एक अफेक्शनेट टर्म था जो कि उनकी सत्ता में उनके प्रजा ने दीदी को दिया था। दीदी से वो दिद्दा हो गया था। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ कहीं पर जो प्रजा है उन्हें अपनी क्वीन पसंद आती है और कहीं पर ये भी कह दिया जाता है कि वो एलिजिबल नहीं है। तो ये विचार थे मिनाज-ए-सिराज के रजिया के बारे में।